नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ जान का खतरा नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं जान का खतरा नॉवल का पार्ट 2। यानी कि बहुत लोग उसके खून के प्यासे हैं। हाँ, इतने ज्यादा कि अगर उसका कत्ल हो जाए तो तफ्तीश में पुलिस को नाको चने चबाने पड़ जाएंगे। सैकड़ों की तादाद में उन्हें ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार करने पड़ेंगे जिन पर कि कमलानी की हत्या करने का संदेह किया जा सकता है। ऐसे आदमी को तो आत्मरक्षा के लिए 4-6 बॉडीगार्ड हर वक्त साथ रखने चाहिए। क्या पता रखता हो। उसके परिवार के बारे में कुछ बताओ। सब कुछ मुझसे ही पूछ रहे हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं केवल उसकी छोटी लड़की मोनिका को जानता हूँ, और किसी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जरूरत ही क्या है गुरुजी, एक नंबर के हरामी आदमी हो, मलाई की जानकारी खूब रखते हो, बाकी छाछ औरों के लिए छोड़ देते हो। छोड़ो, आगे बढ़ो। ललित ने अपना नया पैक भी खाली किया और फिर होंठ चटकाता हुआ बोला, जानते हो ये आदमी रईस कैसे बना है? मतलब राम कमलानी कोई खानदानी रईस नहीं है। इसका बाप एक निहायत मामूली आदमी था, लेकिन ये किसी तरह एक बेहद रईस औरत से शादी करने में कामयाब हो गया था। फिर वो औरत मर गई और अपनी सारी जायदाद इसके नाम छोड़ गई। कैसे मर गई? एक कार एक्सीडेंट में मरी थी। पुलिस तो उसे एक्सीडेंट ही बताती है, लेकिन उन दोनों के बारे में लोग आम कहते सुने जाते थे कि वो एक्सीडेंट स्टेज किया गया था और उसके पीछे कमलानी की कोई शरारत थी। फिर उसने दूसरी शादी की। हाँ, एक बहुत ऊंचे घराने की लड़की से, ताकि अपनी नई बीवी के माध्यम से वो ऊंची सोसाइटी में घुसपैठ कर सके। ये मानना होगा कि राम कमलानी अपने मकसद में सफल हुआ। अब वो उन बड़े आदमियों से भी बड़ा आदमी है जिनकी सोबत हासिल करना इसकी जिंदगी का मकसद था। अब दूसरी बीवी का भी पत्ता साफ। सुना है वो बीमार रहती है और घर पर ही पड़ी रहती है। कमलानी और उसकी बीवी सालों से कभी इकट्ठे नहीं देखे गए। और बच्चे, वे पहली बीवी से हैं या दूसरी से? मुझे पक्का नहीं पता। पहली बीवी से शायद एक लड़का है, या एक लड़का और लड़की है, ठीक से कुछ नहीं मालूम मुझे। लेकिन भाई, तुम्हें तो चूजे से मतलब होगा। तुम्हें इससे क्या मतलब कि वो कौन सी मुर्गी का है? क्या बक रहे हो? मैं बक रहा था कि कमलानी की सारी फैमिली में जो चीज इंकलाब जिंदाबाद का दर्जा रखती है वो मोनिका ही है। तुम्हें नशा हो गया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आखिर मैं पी किस ले रहा हूँ? नशा ना होना तो मेरी नाकामयाबी है और शराब की बर्बादी है। और पियोगे? जल्दी बोलो, बार बंद हो रहा है। हाँ पीऊंगा, एक छोटा, नहीं बड़ा, नहीं डबल। सुनील के संकेत पर बारटेंडर ने ललित को एक डबल पैक दिया। सुनील ने बिल चुकाया और फिर ललित से बिना औपचारिक विदा लिए वहां से निकल गया। अगली सुबह सुनील के ऑफिस में पहुंचते ही उसे मलिक साहब का बुलावा आ गया। वो मलिक साहब के ऑफिस में पहुंचा। मलिक साहब ने एक सरसरी निगाह सिर से पांव तक सुनील पर डाली और बोले, बैठो। सुनील चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। कल तुम कमलानी को क्या कह के आए थे? मलिक साहब ने सहज स्वर में पूछा। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, सुनील ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया। वो तुम पर बहुत खफा हो रहा था। मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल दूं। तो आप अपने दोस्त का कहना मान रहे हैं? मुझे नोटिस देने के लिए तलब किया है आपने? मलिक साहब के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। मैंने कमलानी को कहा था, वे बोले कि मैं खुद तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता था, लेकिन खुद से क्या मतलब? लेकिन मैंने उसे तुम्हारी नौकरी खलास, मलिक साहब ने दोहराया। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल किया था उसने। मैंने उसे तुम्हारी नौकरी खलास कराने की एक तरकीब बताई थी। क्या? मैंने उसे कहा था कि वो किसी प्रकार ब्लास्ट को खरीद ले। उसका मालिक बन जाने के बाद बड़ी सहूलियत से तुम्हारी नौकरी खलास कर सकता था। खलास, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो सुनील, तुम तो जानते ही हो कि ब्लास्ट बिकाऊ नहीं है। न ब्लास्ट बिक सकता है और न ब्लास्ट की आवाज। सुनील ने एक मील भर लंबी सांस ली। मलिक साहब से उसको यही उम्मीद थी। कोई पैसे वाला आदमी सुनील को ब्लास्ट से इसलिए नहीं निकाल सकता था क्योंकि सुनील ने उसे मुनासिब मस्का नहीं लगाया था और उसके अहम की तुष्टि के लिए उसके कदमों में लौटने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। आजकल क्या कर रहे हो? मलिक साहब ने पूछा। कुछ भी नहीं। आज जयप्रकाश नारायण राजनगर आ रहे हैं। तुम उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल करने की कोशिश करो। ओके, साथ में अर्जुन को भी ले जाना। ओके। मलिक साहब ने अपनी और एक फाइल घसीट ली। वो वार्तालाप की समाप्ति का संकेत था। सुनील उठ खड़ा हुआ और मलिक साहब का अभिवादन करके वहां से बाहर निकल गया। शाम को जब सुनील अपने कमरे पर पहुंचा तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने जल्दी से बेडरूम में जाकर रिसीवर उठाया। हेलो, वो बोला।
तुम कहाँ गायब हो जाते हो? उसके कानों में मोनिका की झल्लाई हुई आवाज पड़ी। मैं सुबह से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। तुम कमला बोल रही हो ना? सुनील जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला। कमला? कौन कमला? तुम कमला नहीं हो? अरे मैं मोनिका हूँ। मोनिका? कौन मोनिका? तुम कितनी मोनिकाओं को जानते हो? कभी गिना नहीं, लेकिन लाखों में एक वाली मोनिका तो राजनगर में एक ही है। इस वक्त वही बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज तो फटेबाज जैसी है और तुम तो मेरे कानों में मिश्री घोल रही हो। अब बकवास बंद करोगे या वहीं आकर तुम्हें ठीक करूं? हद है, तुम्हारा बापू भी मुझे यही धमकी देता है कि वो मुझे ठीक कर देगा। आज दिन भर कहाँ थे तुम? मैंने 100 बार तुम्हारे दफ्तर में टेलीफोन किया। भाई नौकरी करता हूँ, नौकरी के सिलसिले में कहीं गया था। और कल कोठी से एकाएक कहाँ दफा हो गए थे? मैंने तुम्हें डिनर के लिए रुकने को कहा था, लेकिन तुमसे ज्यादा बड़ी हस्ती ने मुझे डिनर के लिए ना रुकने को कहा था। ओफो, तुम पापा की बातों पर मत जाया करो, जो मैं कहूँ वो सुना करो। अच्छा, सुनील ने जिद नहीं की। कल तुम एकाएक कोठी से खिसक गए। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में आने का विधिवत निमंत्रण भी ना दे सकी। कब है पार्टी? आज ही, अभी, फौरन पहुंचो। कहाँ? कोठी पर। वहां तो आना मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कल ही तुम्हारे मुगले आजम ने यह हुक्म दंदनाया था कि कोठी में मेरी उपस्थिति वांछनीय नहीं। लेकिन ये पार्टी मेरी है और मैं तुम्हें बुला रही हूँ। अगर मेरे पापा तुमसे नहीं मिलना चाहते तो ना सही, और उन्होंने मुझे फिर कोठी से निकल जाने का हुक्म दंदना दिया तो? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर यहां से मैं भी निकल जाऊंगी तुम्हारे साथ, फिल्मों की तरह। हाँ, ओके, मैं आता हूं। और सुनो, जरा जज कर आना। मतलब यह है कि कोई ऐसा बढ़िया सा सूट पहन कर आना जिसमें तुम सहजादा गुलफाम लगो। क्यों? क्या अपने बाकी बॉयफ्रेंड्स के साथ मेरा कंपटीशन कराना चाहती हो? हाँ, ओके, मैं काला सूट पहन कर आऊंगा। काला क्यों? ताकि पार्टी में कोई एक तो ऐसा आदमी हो जो अपने दिल की रंगत से मैच करता हुआ परिधान पहनकर आया हो। मैं फोन रख रही हूँ। एक बात और बता दो। पूछो। आज तुम कितनी बड़ी हो जाओगी? मोनिका की खनकती हुई हंसी सुनाई दी। फिर वो बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोली, खूब बड़ी। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने भी रिसीवर रख दिया। उसने काला सूट नहीं पहना। काला सूट उसके पास था ही नहीं। उसने सिल्क की काली कमीज पहनी, स्ट्रेच का एकदम सफेद सूट पहना और सफेद टाई लगाई। वो अपने फ्लैट से निकला और एक टैक्सी पर सवार होकर जोहरी बाजार पहुंचा। वहां एक परिचित ज्वेलर से उसने खूबसूरत रत्न जड़ित सोने का हार खरीदा। वो हार एक सांप की शकल का था, जिसकी पूंछ उसके मुंह में दबी हुई थी। कीमत 5,600 रुपए। उसने ज्वेलर को 600 रुपए नकद दिए और साथ उसे राम कमलानी का 5,000 का चेक दिया, जो ज्वेलर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आखिर वो इतने बड़े आदमी का चेक था। एक टैक्सी पर सवार होकर वो राम कमलानी के कोठी में पहुंचा। कोठी के बाहर तारों का तांता लगा हुआ था। मुख्य द्वार खुला हुआ था। वो सीधा भीतर दाखिल हो गया। भीतर एक बहुत बड़े हॉल में पार्टी का आयोजन था। हॉल में कोई 20-25 युवक युवतियां मौजूद थे। संगीत की स्वर लहरियां वातावरण में प्रवाहित हो रही थी। मुक्त अट्टहासों से हॉल गूंज रहा था। फिर उसे मोनिका दिखाई दी। वो एक लाल रंग का लंबा गाउन पहने हुए थी और 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही थी। वो कानों में हीरे के टॉप्स पहने थी, लेकिन ये देखकर सुनील को बड़ी खुशी हुई कि उसका गला खाली था। सुनील उसके समीप पहुंचा। हैप्पी बर्थडे टू यू मोनिका, सुनील तरन्नुम से बोला। इतनी देर से आए हो? मोनिका मुंह बनाकर बोली। बड़े लोग देर से ही आते हैं, सुनील विद्रोहपूर्ण स्वर में बोला। अब नाचीज की तरफ से मेरा मतलब है अपने डैडी की तरफ से ये नाचीज तोहफा कबूल फरमाइए। और उसने जेब से हार निकालकर मोनिका को पेश किया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो यही कह रहा था, लेकिन तुम्हारे डैडी मानते ही नहीं थे। ये डैडी डैडी क्या लगा रखा है? तुम क्या मेरे डैडी हो? नहीं, लेकिन ये हार तुम्हारे डैडी का माल है। बड़ा कीमती मालूम होता है। कोई खास कीमती नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए का है। लेकिन तोहफे का ताल्लुक कीमत से नहीं, दिल से होता है ना? मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम। अब छोड़ो, अब कहो कि तुम्हें हार मंजूर है। तुमसे हार तो मुझे हमेशा मंजूर है। अरे मैं इस हार की, इस नेकलेस की बात कर रहा हूँ। ओहो, मैं तो कुछ और ही समझती थी। ये उम्र ही ऐसी है, सीधी बात का सीधा मतलब तो कभी समझ में आता ही नहीं। मोनिका हंसी। सुनील ने हार उसके गले में पहना दिया। एक वर्दीधारी वेटर उनकी बगल से गुजरा तो मोनिका ने एक हाई बॉल का ग्लास उसके ट्रे से उठाकर सुनील के हाथ में थमा दिया। फिर वो उसके पास से हट गई। सुनील अपने कुछ परिचित चेहरों के समूह में जा मिला। तभी हॉल में वत्सला ने कदम रखा। वो फिर एक गले से लेकर टखनों तक पहुंचने वाली शानदार मैक्सी पहने हुए थी और विलायती राज परिवारों की शहजादियों जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती का लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा था, इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि उसके हॉल में दाखिल होते ही तमाम निगाहें उसकी तरफ उठ गई थी। वो निश्चय ही खूबसूरत थी, मोनिका से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा बेगानापन और पत्थर जैसी बेदिली थी।
हॉल में मौजूद अधिकतर युवतियां या तो टाइट जींस या टखनों से ऊंची स्कर्ट और खुले गले की कमीजें या टाइट बनियानें पहने थी। उनके मुकाबले में वत्सला के सारे शरीर को बड़े सलीके से ढकने वाले परिधान में एक ऐसी शाइस्तगी थी कि उसका प्रभाव महफिल में मौजूद लोगों पर अलग और साफ साफ पड़ता दिखाई दे रहा था। तभी एक चश्माधारी नौजवान भीड़ से अलग हुआ और बढ़कर वत्सला से बातें करने लगा। पता नहीं क्या बात थी कि पहली निगाह में सुनील को वो नौजवान पसंद नहीं आया, हालांकि वो जानता भी था कि वो कौन था। फिर हॉल में राम कमलानी और उसकी पत्नी ने कदम रखा। एकाएक वातावरण में खामोशी छा गई। सुनील ने उत्सुक भाव से कमलानी के साथ चल रही स्त्री को देखा। वो एक बड़ी नाजुक, फूंक से उड़ जाने वाली स्त्री थी और उसके चलने का अंदाज भी ऐसा था जैसे जिस्म को कैसी भी हरकत देना उसके लिए भारी असुविधा और मेहनत का विषय हो। राम कमलानी ने मोनिका के मित्रों के अभिवादनों का जवाब बड़े राजसी ढंग से गर्दन हिलाकर दिया, अपनी बेटी को जन्मदिन की मुबारक दी और फिर उसकी तरफ चाबियों का एक गुच्छा बढ़ाता हुआ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये एक नई स्पोर्ट्स कार की चाबियां हैं जो कि बाहर खड़ी है। वाह, मोनिका खुशी से दमकती हुई बोली। थैंक्स पापा। शायद उसे अपने पापा से इतने कीमती उपहार की उम्मीद नहीं थी। मेहमान तालियां बजाने लगे। फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मोनिका का गाना होने लगा। सुनील सोच रहा था पता नहीं राम कमलानी ने उसे देखा था या नहीं। फिर राम कमलानी अपनी पत्नी से परे रहकर एक नौजवान से बातें करने लगा। एकाएक मोनिका ने सुनील का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। मम्मी, वो बोली, सुनील से मिलो, ये मेरा दोस्त है। सुनील ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किए। मोनिका की मम्मी की खाली खाली आंखों में एक हल्की सी चमक पैदा हुई और लुप्त हो गई। ओह मिस्टर सुनील, वो बोली, मैंने टीवी पर आपकी कई फिल्में देखी है। वे मुझे मम्मी, मोनिका बोली, सुनील कोई फिल्म स्टार नहीं है। सुनील तो ओह हाँ, लेखक है। मिस्टर सुनील, मुझे पूरा विश्वास है मैंने आपके कुछ उपन्यास जरूर पढ़े हैं। अच्छा लिखते हैं आप। मम्मी, हैव अ नाइस टाइम डियर, मैं चलती हूँ, तुम्हारे पापा को कहीं जाना है। सो लॉन्ग मिस्टर सुनील। और वो घूमकर अपने पति की ओर बढ़ गई। सुनील हैरानी से उसे जाता देखता रहा। मोनिका, क्वेश्चन बाद वो मोनिका से बोला, तुम्हारी मम्मी का कोई पेज तो ढीला नहीं है? बेचारी बीमार रहती है ना, कुछ कानों में भी नुक्स है, बेचारी ठीक से सुन नहीं पाती। ओह, आज पापा ने तो कमाल ही कर दिया, मुझे इतना कीमती उपहार दे दिया। कार दे दी, एक नहीं 2 उपहार दे दिए, नेकलेस भी और कार भी। लेकिन नेकलेस तो तुमने दिया है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जहां तक मेरा ख्याल है, कार भी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि कल मैं तुम्हारे बापू की कंजूसी को ललकार कर आया था। आज तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। नेवर माइंड, लेकिन एक बात जरूर समझ लो इस नेकलेस के बारे में। क्या? ये एक जादुई नेकलेस है। तुमसे पहले इसे मिस्र की मलिका पहना करती थी। इसमें एक करामाती गुण यह है कि इसे पहनकर अगर तुम मेरे अलावा किसी और आदमी को किस करोगी तो इस नेकलेस का सांप तुम्हें काट खाएगा। पहन करी तो, मोनिका शरारत भरे स्वर में बोली, मैं ऐसी नौबत आने पर इसे उतार लिया करूंगी। वो चश्मे वाला नौजवान कौन है जो वत्सला से बात कर रहा है? सुनील ने विषय परिवर्तित किया। तुम नहीं जानते उसे? मोनिका हैरानी से बोली, वो मेरा बड़ा भाई दीपक है, आर्टिस्ट है, बाहर रहता है, कई सालों बाद आज ही सुबह घर आया है। आओ तुम्हें उससे मिलवाऊं। सुनील मोनिका के साथ हो लिया। दीपक अभी भी वत्सला से बात कर रहा था। सुनील और मोनिका समीप पहुंचे तो दोनों चुप हो गए। मोनिका ने सुनील और दीपक का परिचय कराया। दोनों तरफ से कुछ औपचारिक शब्दों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन ना दीपक ने सुनील के लिए कोई गर्मजोशी दिखाई और ना सुनील की दीपक के प्रति मूल धारणा बदली। तभी बद्री नामक नौकर वहां आया और मोनिका को कहीं बुलाकर ले गया। लगभग उसके साथ ही दीपक भी एक सर सी एक्सक्यूज मी कहकर मेहमानों के दूर खड़े एक झुंड की तरफ बढ़ गया। पिता पर पूत, जात पर घोड़ा। सुनील जाते हुए दीपक को देखता हुआ धीरे से बोला, तुमने मुझसे कुछ कहा? वत्सला बोली, जी नहीं। सुनील बोला, मैं इस खंबे से मुखातिब था। मजाक अच्छा कर लेते हो, शुक्रिया। सुनील सिर नवाकर बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जानकर खुशी हुई। किस बात की? कि आप मुझसे किसी मर्द से कुछ बात करना चाहती हैं। वत्सला का चेहरा लाल हो गया। मिस्टर सुनील, वो कठिन स्वर में बोली, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने आपको यहाँ आने से मना किया था। याद दिलाने की जरूरत नहीं। सुनील जमाई लेता हुआ बोला, मैं भूला नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे। आप मोनिका की आड़ लेंगे। आप कहेंगे कि मोनिका ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहती हूँ कि आप मोनिका से मिलना जुलना बंद कर दें। ज्यादा अच्छा ये नहीं होता कि यह बात आप मोनिका से कहती कि वो मुझसे मिलना जुलना बंद कर दे। वो बच्ची है, नासमझ है, कुछ बातें वो नहीं समझ सकती, लेकिन उन्हें आप बेहतर समझ सकते हैं। ओके, मैं आपकी राय पर गौर करूंगा। थैंक यू। नाउ गो अहेड एंड एंजॉय योरसेल्फ। ऑफ कोर्स, दैट इज ऑल आई विल बी एंजॉयिंग हियर।
वत्सला आंखों से भाले बर्छियां बरसाती हुई वहां से चली गई। सुनील फिर हॉल में फिरने लगा, बैंड डांस की धुन बजाने लगा। पता नहीं कैसे खुद ब खुद ही एक कटे बालों वाली निहायत खूबसूरत लड़की उसकी बाहों में आ गई। सुनील उसके साथ नृत्य करने लगा। मोनिका एक अन्य युवक के साथ नृत्य कर रही थी, लेकिन वो बड़ी खैर भरी निगाहों से सुनील को देख रही थी। सुनील ने उसकी दिशा में देखकर धीरे से सिर नवा दिया। मोनिका ने उसकी तरफ पीठ फेर ली। अगले डांस में भी वही कटे बालों वाली सुनील की पार्टनर थी। उस डांस के बाद दीपक ने घोषणा की कि चांदनी रात में समुद्र में स्विमिंग का प्रोग्राम हो जाए, लेकिन स्विमिंग सूट कोई बोला। बहुत है, दीपक ने आश्वासन दिया। चेंज के लिए लड़कियां मोनिका के साथ उसके बेडरूम में चली जाएं और लड़के मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलें। सब लोग हॉल से बाहर की ओर चल दिए। कटे बालों वाली उसकी डांस पार्टनर लड़की ने उसकी बाहें थाम ली। तुम्हें तैराकी का शौक है? वो बोली। नहीं, सुनील बोला। लड़की उसे तनिक नशे में लगी। वेरी गुड, वो एक रहस्यपूर्ण हंसी हंसती हुई बोली। वे गलियारे में आ गए। गलियारे में दाएं बाएं कई दरवाजे थे। एकाएक लड़की ने एक दरवाजे को धक्का दिया और सुनील को खींचती हुई भीतर दाखिल हो गई। उसने पांव की ठोकर से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो सुनील की ओर देखकर हंसी। सुनील भी धीरे से मुस्कुराया। वो कमरा लाइब्रेरी थी। वहां चारों तरफ किताबों के रेक लगे हुए थे और उनके ऊपर दीवारों पर शिकार किए गए शेरों, हिरणों तथा अन्य जानवरों के सिर लगे हुए थे। एक दीवार पर कुछ राइफलें टंगी हुई थी। उसी के समीप एक शोकेस था जिसमें 3-4 रिवॉल्वरें पड़ी हुई थी। मोनिका का डैडी तो बहुत बड़ा शिकारी मालूम होता है, लड़की प्रभावित स्वर में बोली। मुझसे बड़ा नहीं, सुनील छाती फुलाकर बोला। लड़की हंसी। दोनों शोकेस के पास पहुंचे। ये क्या है? उसने शोकेस में झांकते हुए पूछा। रिवॉल्वरें हैं, सुनील बोला। जो आदमी निगाहों के वार से ना मरे उसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जरा एक निकालो तो, मैंने आज तक रिवॉल्वर नहीं देखी। सुनील ने देखा शोकेस को ताला नहीं लगा हुआ था। उसने एक रिवॉल्वर उठाई। इसमें गोलियां हैं? लड़की ने उत्सुक स्वर में पूछा। पता नहीं, देखता हूं। सुनील ने चैम्बर खोला। भीतर गोलियां मौजूद थी। वो चैम्बर बंद करता हुआ बोला, है। ये चलती कैसे है? ये घोड़ा देख रही हो? इसे भीतर को खींचो तो यह हथौड़ा बड़े जोर से चैम्बर में रखी गोली की पीठ पर पड़ता है और नाल में से गोली निकल पड़ती है। ठाए करके? हाँ। और सामने खड़े आदमी का सफाया हो जाता है? हाँ। ठाए ठाए ठाए। लड़की अपनी उंगली सुनील की ओर तानती हुई बोली। सुनील ने यूं अपनी छाती पर हाथ रखा जैसे गोली उसे लग गई हो। रिवॉल्वर मुझे दिखाओ, लड़की बोली और उसने एकाएक सुनील के हाथ से रिवॉल्वर झपट ली। क्या करोगी? मैंने कभी रिवॉल्वर नहीं थामी, जरा चलाकर देखूंगी। अरे पागल हुई हो क्या? सुनील हड़बड़ाकर बोला। मैं हवा में एक फायर जरूर करूंगी, लड़की बोली और एकाएक वो एक खुली खिड़की की तरफ भागी। अरे अकल खराब है क्या तुम्हारी? सुनील चिल्लाया। वापस आओ। लड़की ने जैसे सुना ही नहीं। वो खिड़की की चौखट पर चढ़ गई और बाहर लॉन में कूद गई। सुनील भी घबराकर खिड़की की तरफ भागा। वो उछलकर चौखट पर चढ़ गया, लेकिन नीचे छलांग लगा पाने से पहले पता नहीं कहां उसका पांव अटका कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सिर केबल खिड़की से बाहर उलट गया। उसका सिर नीचे रखे गमलों की कतार में से एक से टकराया और फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। जब सुनील को होश आया तो उसने अपने आप को औंधे मुंह लॉन में पड़ा पाया। उसका मुंह गुलाब के फूलों की एक क्यारी में धंसा हुआ था और उसका सिर अभी भी घूम रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके सफेद सूट पर जगह जगह मिट्टी के धब्बे नजर आने लगे थे। उसने अपने सिर को झटके देकर काबू किया, अपने कपड़ों को झाड़ा पोंछा और फिर चारों ओर निगाह दौड़ाई। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने सिर को उस स्थान पर छुआ जहां हथौड़े से पड़ रहे थे। उसकी उंगलियों ने सिर में निकल आए एक बड़े घूमड़ का स्पर्श किया और फिर धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि वास्तव में क्या हुआ था। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसका पांव किसी चीज से टकराया। उसने नीचे झुककर वो चीज उठाई। वो रिवॉल्वर थी। उसकी आंखों के सामने उस कटे बालों वाली लड़की की सूरत घूम गई जो रिवॉल्वर लेकर खिड़की से बाहर कूद गई थी। क्या रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर वहां गिर गई थी? वो खिड़की के रास्ते वापस इमारत में दाखिल होने के स्थान पर मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। वो टेरेस पर पहुंचा। भाई साहब, सुनील ठिठका। उसने देखा प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा था। प्रकाश। वो समीप आया तो सुनील ने बोला, तुम कहाँ थे? पार्टी में तो मैंने तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन मैंने आपको देखा था। प्रकाश हंसता हुआ बोला, एक बड़ी खूबसूरत कटे बालों वाली परी के साथ। यार मुझे तो कुछ याद नहीं। लगता है तुम्हारे यहाँ कॉकटेल बहुत स्ट्रांग सर्व की जाती है। ये आपके हाथों में क्या है? एकाएक प्रकाश बोला। तब सुनील को ध्यान आया कि रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। रिवॉल्वर उसके मुंह से निकला। क्या किसी के कत्ल का इरादा है भाई साहब? सुनील चुप रहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती भाई साहब। आइए इधर बैठ जाइए। टेरेस पर एक और बेंच पड़ी थी। प्रकाश ने सुनील को हाथ पकड़कर उस पर बिठा दिया। मैं अभी हाजिर हुआ।
वो बोला और इमारत में घुस गया। जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में कॉकटेल के ग्लास थे। वो सुनील की बगल में आ बैठा और उसने बड़े अनौपचारिक ढंग से सुनील को एक ग्लास थमा दिया। सुनील ने अनुभव किया कि लड़का पहले से भी पिए हुए था। अपने पापा से बात हुई तुम्हारी? सुनील ने पूछा। हाँ हुई, प्रकाश कड़वे स्वर में बोला। वे मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं। उन्होंने हुक्म दंदना दिया कि मुझे वही करना होगा जो वे मुझसे करने को कहेंगे। तुमने क्या फैसला किया है? वही जो पहले किया था। मैं फिर घर से भाग जाऊंगा। लेकिन वो तनिक सुनील की ओर झुकता हुआ बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, इस बार मैं पहले की तरह खाली हाथ नहीं भागूंगा। इस बार मैं बुढ़े का तगड़ा माल गोल करके भागूंगा। भागकर इतनी दूर जाऊंगा कि किसी को भी मेरी भनक नहीं लगेगी, आपको भी नहीं। अगली बार तुम्हें तलाश करने की कोशिश कम से कम मैंने तो नहीं की। बरखुरदार जैसा तुम्हारा परिवार है, इसका सदस्य अगर मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। लेकिन अगर तुम पैसा लेकर भागे तो तुम्हारे बाप का यह भी भरोसा नहीं कि वो तुम्हें जेल भिजवा दे। रेफ्रिजरेटर राम कमलानी का पैसा लेकर भागने से तो अच्छा ये है कि ये रिवॉल्वर साथ ले जाओ और किसी बैंक पर डाका डाल लो। लड़का खिसिया ऐसा हो गया। सुनील ने अपना ग्लास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। ये रिवॉल्वर, वो बोला, मुझे अब याद आ रहा है, मैंने लाइब्रेरी में रखे एक शोकेस में से निकाली थी। मैं इसे वापस वहीं रख कर आता हूँ। वो इमारत में दाखिल हुआ। लाइब्रेरी में उसने रिवॉल्वर यथास्थान रखी और हॉल में पहुंचा। वहां केवल बैंड स्टैंड पर जमाइयां लेते साज बजाने वाले दिखाई दे रहे थे। फिर उसे याद आया जब वहां से महफिल उखड़ी थी तो कोई स्विमिंग का प्रोग्राम बना रहा था। वो इमारत से बाहर निकला और बीच की दिशा में बढ़ा। तभी उसे बीच से वापस लौटते लोग दिखाई दिए। सुनील ठिठक गया। वो 3-3, 4-4 के झुंड में वापस लौट रहे थे। उसे सफेद रंग की बिकनी पहने मोनिका दिखाई दी। चांद की रोशनी में उसका खूबसूरत जिस्म चांदी की तरह चमक रहा था। सुनील उसके समीप पहुंचा। मोनिका, उसने आवाज लगाई। मोनिका ठिठकी। उसकी सर्द निगाहें सुनील पर पड़ी। हैड योर फन लवर बॉय, वो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। आप लोग चलिए, सुनील उसके साथियों से संबोधित हुआ। मोनिका आती है। वे लोग मोनिका को पीछे छोड़कर इमारत की तरफ बढ़ गए। तुमने नेकलेस उतार दिया है? सुनील मोनिका के खाली गले पर दृष्टिपात करता हुआ बोला। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने झूठ बोला था। असल में वो कोई जादुई नेकलेस नहीं था। नेकलेस का सांप तुम्हें काट नहीं खाता, चाहे तुम। ओह शट अप। नेकलेस मैंने इसलिए उतारा था क्योंकि मैं स्विमिंग के लिए जा रही थी। यानी कि दोबारा पहनने का इरादा है? सोचूंगी। और वो आगे बढ़ी। तुम इतनी खफा क्यों हो रही हो? सुनील ने हाथ बढ़ाकर उसकी बांह थाम ली। मैंने क्या किया है? मुझे क्या पता क्या किया है तुमने? उसने झटक कर बांह छुड़ा ली। मैं तुम्हारी पहरेदारी थोड़ी ही कर रही थी। वो लंबे डग भरती हुई इमारत की ओर बढ़ी। सुनील ने उसे टोका नहीं। वो वहीं रेत पर बैठ गया। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था। उसने एक सिगरेट सुलगाया और लंबे लंबे कश लगाने लगा। वो कटे बालों वाली लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। समुद्र की तरफ से स्विमिंग सूट पहने 2 लड़कियां आ रही थी। वह उससे थोड़ा परे आकर ठिठक गई। हेलो हैंडसम, एक बोली। लोनसम, तन्हा हैंडसम, दूसरी शरारत भरे स्वर में बोली। इतने फासले से क्या पता लग रहा होगा कि मैं हैंडसम हूं या नहीं? सुनील बोला। जरा पास आकर देखो। पास आने में कोई खतरा तो नहीं? एक ने पूछा। दोनों को कोई खतरा नहीं, सुनील बोला। एक को हो सकता है। क्या ख्याल है? एक दूसरी से बोली। इसके लिए टॉस कर ले? टॉस करने के लिए सिक्के की जरूरत होती है, सुनील बोला। खैर वो सिक्का भी मुझे ही देना पड़ेगा क्योंकि आप देवियों के मौजूदा लिबास में सिक्का तो क्या, एक डाक टिकट रखने की भी जगह मुझे नहीं दिखाई देती। दोनों हंसी। एकाएक इमारत में से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। सुनील और दोनों लड़कियों की गर्दनें क्रेन की तरह उस इमारत की दिशा में घूम गई। एक नौकर भागता हुआ वहां पहुंचा। सुना आपने? वो हाँफता हुआ बोला। साहब मर गए। साहब मर गए? सुनील हड़बड़ाया। कौन से साहब मर गए? बड़े साहब, राम कमलानी साहब। कैसे? क्या हुआ उन्हें? किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। कोठी में मौजूद सारे लोग हॉल में जमा हुए थे। सबके चेहरे बदहवास थे और सब एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे थे। सुनील को मालूम हुआ कि लाश पिछवाड़े के किसी ऑफिस नुमा कमरे में पड़ी पाई गई थी जिसमें कल सुनील की राम कमलानी से मुलाकात हुई थी। वो गलियारे में से होता हुआ उस तरफ बढ़ा। गलियारे में भी लोग खड़े थे। ऑफिस के दरवाजे के आगे 5-6 आदमी मौजूद थे। कोई भीतर दाखिल नहीं हो रहा था, लेकिन सब उचक उचक कर भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। सुनील उन्हें एक और धकेल कर भीतर दाखिल हुआ। राम कमलानी कुर्सी पर बैठा था और मेज पर औंधे में उल्टा पड़ा था। मेज पर, मेज के नीचे राम कमलानी के पैरों के पास खून ही खून दिखाई दे रहा था। लगता था जब वो कुर्सी पर बैठा था तो किसी ने दरवाजे के पास से उसे छाती में कहीं सूट कर दिया था और वो औंधे मुंह मेज पर ढेर हो गया था। दीवार में धसी सेफ का दरवाजा खुला था।
उसके इर्द गिर्द जो कागजात उड़ते फिर रहे थे उनमें से कुछ नोटों की भी झलक दिखाई दी। फिर उसे फर्श पर कुर्सी के एक पाए के समीप एक जानी पहचानी चीज पड़ी दिखाई दी। सुनील सकपकाया। वो वापस घूमा। उसने देखा 2 नौजवान उसके पीछे पीछे कमरे में घुस आए थे। पुलिस को फोन करना होगा, सुनील बोला। दीपक फोन करने गया है, एक ने बताया। आप लोग बाहर चलिए, पुलिस इस कमरे में किसी की मौजूदगी पसंद नहीं करेगी। दोनों नौजवान सहमति में सिर हिलाते हुए बाहर जाने को घूमे। उनके पीठ फेरते ही सुनील ने झपटकर कुर्सी के पाए के पास पड़ी वो जानी पहचानी चीज उठा ली जो उसने कुछ क्षण पहले देखी थी। वो चीज सांप की शक्ल वाला वो नेकलेस था जो सुनील ने मोनिका को भेंट में दिया था। उसने नेकलेस को चुपचाप जेब के हवाले किया ही था कि दीपक वहां पहुंच गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर सुनील? वो तनिक नाराजगी भरे स्वर में बोला। पुलिस आने वाली है, आप यहाँ से बाहर निकलिए। क्यों नहीं? सुनील लापरवाही से दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। आओ। क्या आओ? कमाल है, तुम खुद यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे? मैं यहाँ पुलिस का इंतजार करूंगा। तो फिर मेरे यहाँ ठहरने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना, अब जाइए यहाँ से। प्यारे लाल, सुनील कर्कश स्वर में बोला, लाश के पास अकेले ठहरोगे तो पुलिस तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देगी। पुलिस यही समझेगी तुम कोई गड़बड़ करने के लिए, कोई सबूत नष्ट करने के लिए जानबूझकर यहाँ अकेले ठहरना चाहते थे। और ये बात अगर पुलिस खुद नहीं समझेगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। दीपक हड़बड़ाया और फिर सुनील से पहले कमरे से बाहर निकल आया। सुनील भी बाहर आ गया। ये सेफ तो बड़ा पेचीदा और मजबूत मालूम होता है। सुनील खुली सेफ की ओर संकेत करता हुआ बोला। आसानी से खुल जाने वाली तो यह नहीं लगती। ये पापा की खास तौर से बनवाई हुई सेफ है, दीपक ने बताया। ये चाबी से नहीं खुलती। सेफ पर लगा ये डायल देख रहे हो, उस पर एक खास नंबर घुमाने पर ही ये सेफ खुलती है और वो नंबर पापा के अलावा किसी को नहीं मालूम। फिर भी सेफ खुली है। पापा ने कुछ रखने के लिए सेफ खोली होगी और तभी उनका कत्ल हो गया होगा, या शायद कुछ निकालने के लिए सेफ खोली हो। एक ही बात है, कमलानी साहब इस सेफ में क्या क्या रखते थे? वही कुछ जो सेफों में रखा जाता है, दीपक कठिन स्वर में बोला। रुपया पैसा दिखाई तो नहीं दे रहा, कोई ले उड़ा मालूम होता है। लाश किसने बरामद की थी? मैंने। भीड़ में खड़ा एक नौजवान एक कदम आगे बढ़ा और झिझकता हुआ बोला, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी। हम कोई तन्हा जगह तलाश करते फिर रहे थे। मैंने ये कमरा खाली समझकर दरवाजा खोला तो सामने लाश पड़ी थी। उसने झुरझुरी ली। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। सबसे आगे पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल था। उसने सुनील को देखकर भी अनदेखा कर दिया और ऑफिस में दाखिल हो गया। एक सब इंस्पेक्टर ने आदेश दिया कि सब लोग हॉल में चले जाएं और जब तक इंस्पेक्टर साहब ना कहे कोई वहां से जाने की कोशिश ना करे। सब लोग हॉल में आ गए। पुलिस की तफ्तीश की रूटीन में सुबह के 4 बज गए। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने खुद बारी बारी सबसे पूछताछ की। फिर सुनील की बारी आई। सुनील प्रभुदयाल के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा प्रभुदयाल बहुत थका हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। उसकी सूरत बता रही थी वो आधी रात को सोते से जाकर वहां पहुंचा था। उसने सुनील की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और फिर थके स्वर में पूछा, आप यहाँ कैसे बंदा परवर? मैं यहाँ मेहमान के तौर पर आया था, सुनील सरल स्वर में बोला। किसके मेहमान के तौर पर? कमलानी साहब के? नहीं, उनकी छोटी लड़की मोनिका के। हत्या के समय तुम कहाँ थे? मुझे क्या पता मैं कहाँ था। प्रभुदयाल ने उसे घूर कर देखा। भाई साहब, सुनील विनीत स्वर में बोला, पहले मुझे ये पता लगे कि हत्या किस वक्त हुई थी। आधी रात के आसपास तुम कहाँ थे? बाहर लॉन में औंधे मुंह बेहोश पड़ा था। क्या मतलब? मैं एक लड़की के पीछे भाग रहा था कि ठोकर खाकर गिर पड़ा। मेरा सिर एक गमले से टकराया और फिर मैं बेहोश हो गया। ये देखो। और दस्तावेज के तौर पर सुनील ने अपने सिर में बना अंडे के आकार का गुमड़ प्रभुदयाल को दिखाया। प्रभुदयाल ने गुमड़ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और वो लड़की कहाँ गई जिसके पीछे तुम भाग रहे थे? पता नहीं कहाँ गई। जब मुझे होश आया तो वो गायब थी। जिस वक्त कत्ल की खबर आम हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे? बीच पर। अकेले? नहीं, साथ 2 लड़कियां थी। प्रभुदयाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर नया सवाल किया, तुम्हें होश कितने बजे आया था? 1:30 बजे, सुनील बोला। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं। यानी कि तुम्हारे कथानुसार उस वक्त तुम बेहोश थे। बीच पर मौजूद कई लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। इसका मतलब है आधी रात को तुम बीच पर नहीं थे। जाहिर है बच्चा भी समझ सकता है, जब उस वक्त मैं लॉन में बेहोश पड़ा था तो बीच पर कैसे हो सकता था? मैंने अभी तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं कर लिया है कि तुम लॉन में बेहोश पड़े थे। सुनील चुप रहा। वो लड़की कौन थी जिसके पीछे भागते हुए तुमने ठोकर खाई थी? पता नहीं कौन थी, वो भी पार्टी में मौजूद थी। मेरा किसी ने उससे बात तरतीब परिचय नहीं करवाया था, बस यूं ही टकरा गई थी मुझसे। उसका नाम धाम तो पूछा होगा तुमने? मुझे ध्यान ही नहीं आया नाम धाम पूछने का, सुनील खेदपूर्ण स्वर में बोला। वो तो इमरजेंसी की तरह आई और छा गई मुझ पर। प्रभुदयाल कुछ क्षण उसे घूरता रहा और फिर बोला,
इमरजेंसी गई, तुम भी जाओ। शुक्रिया, सुनील बोला। वो बाहर निकल आया। बाहर हॉल खाली था। वो एक क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर वो लंबे डग भरता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां नीचे जैसा ही एक लंबा गलियारा था जिसमें कई दरवाजे दिखाई दे रहे थे। उसने हिचकिचाते हुए दाईं ओर के पहले दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से कोई उत्तर ना मिलता पाकर वो दरवाजा ठेलकर भीतर दाखिल हो गया। वो कमलानी की पत्नी का कमरा था। वो एक पलंग पर लेटी हुई थी लेकिन सो नहीं रही थी। ओह मिस्टर सुरेश, सुनील को देखकर वो बोली। आइए, गुड बाय कहने के लिए आए हैं? थैंक यू। पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी मिसेस कमलानी, और मेरा नाम सुरेश नहीं सुनील है। मेरा नाम शीला है, वो मुस्कुराती हुई बोली। नीचे बड़ी खामोशी मालूम पड़ रही है। सब लोग चले गए। मुझे पार्टियों का बहुत शौक है, लेकिन वे कहते थे कि ये पार्टी बच्चों की है, बड़ों को इसमें नहीं शामिल होना चाहिए। और फिर मैं बीमार भी तो रहती हूँ। वैसे भी उन्हें बिजनेस से फुर्सत नहीं, वे मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। बिजनेस में आदमी बहुत व्यस्त हो जाता है ना। आप तो बिजनेस में नहीं है मिस्टर सुधीर? नहीं, मुझे याद आ गया, आप तो नॉवेल लिखते हैं। साफ जाहिर था कि शीला कमलानी को अभी अपने पति की मौत की खबर नहीं लगी थी। मिसेस कमलानी, सुनील खंकार कर बोला। दरअसल मैं मोनिका की तलाश कर रहा था। किसी ने मुझे बताया था कि वो ऊपर है, वो अपने कमरे में होगी, और उसका कमरा इस गलियारे में बाईं ओर से तीसरा है, नहीं चौथा है। थैंक यू मैडम। यू आर वेलकम मिस्टर संतोष। तो दोस्तों, ये था जान का खतरा नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।